हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नर्स लाइफ एकेडमी। मैं ओम प्रकाश वानिया, नर्सिंग ऑफिसर D3SSB। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो है अपना नॉर्सेट 6 अपकमिंग नॉर्सेट जो अप्रैल में होने वाला है उसके रिगार्डिंग। और इसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि हाउ टू प्रिपेयर नॉर्सेट 6 एंड उसके अकॉर्डिंग उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। और इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि हाउ टू प्रिपेयर नॉर्सेट 6 एंड उसके अकॉर्डिंग उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। और इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अप्रैल के अंदर होने वाला जो आपका नॉर्सेट है उसके अंदर बहुत ही कम टाइम बाकी है, 70 डे अप्रोक्स 70 दिन बाकी है। तो 70 दिन के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन, इस नॉर्सेट की प्रिपरेशन कैसे करें, और इसके साथ में मैं आपको एक प्लान अपना सजेस्ट करूंगा, आपको साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर या नॉर्सेट 6 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारे पॉइंट पे डिस्कस करने वाला हूं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मैंने एम्स दिल्ली के लगभग मैंने 5 से 6 एग्जाम क्रैक किए मैंने, है ना। नॉर्सेट नॉर्सेट फर्स्ट, नॉर्सेट 21, 20, 22, 23, है ना। इसके अलावा जो एम्स दिल्ली ने जो कंबाइंड एग्जाम का दिया था वो भी मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इसके साथ में कि दिल्ली एम्स की प्रिपरेशन या नॉर्सेट की प्रिपरेशन को कैसे करना है। मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ 70 डे नॉर्सेट प्लान। और इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले बहुत सारे मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए, उन पॉइंट पे वन टू वन पॉइंट अपन इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर कोई आपके सारे क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस के इसके अंदर आंसर है। पहला है कि टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप इस 70 डे प्लान के अंदर सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल बनाइए कि 70 डे के अंदर मेरे को कौन कौन से सब्जेक्ट बनाए। अभी मैं इस पॉइंट पे इसके अंदर, इसके अलावा इसका दूसरा पॉइंट है कि यदि आपको इन 70 डेज के अंदर यदि आप नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कौन कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है। यानी कि आपको बेसिक्स के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है। तीसरा पॉइंट है आपको कि यदि आप फ्रेशर्स हो, ठीक है, यदि आप फ्रेशर्स हो, नॉर्सेट आप पहली बार या दूसरी बार नॉर्सेट देने जा रहे हो, तो आप मेरे को कितने घंटे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए। या मैं ऑलरेडी 5 से 7 बार नॉर्सेट दे चुका हूँ, या मेरा 7वां 8वां एग्जाम है, तो मेरे को कितना घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट एक डाउट रहता है कि अगर मैंने कोचिंग की है या कोचिंग नहीं की है, तो आपका इस नॉर्सेट एग्जाम के अंदर, इस आपके सिलेक्शन के अंदर कोचिंग का कितना रोल होता है। तो ये भी एक पॉइंट है। इसके अलावा एक मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो सबका डाउट रहता है या सबका क्वेश्चन रहता है कि अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मेरी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल नहीं है, तो हाउ टू कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग या हाउ टू इम्प्रूव नेगेटिव मार्किंग। और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है कि मैं कौन सी कोचिंग बेस्ट रहती है, ऑनलाइन रहती है या ऑफलाइन बेस्ट रहती है, तो उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं अगर बात करूं कि अगर कोई स्टूडेंट्स है या कोई नर्सिंग ऑफिसर एस्पिरेंट्स जो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, तो जॉब के साथ में नर्सिंग ऑफिसर या नॉर्सेट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। इसके अलावा आपको सेल्फ नोट्स कैसे बनाने हैं, सेल्फ स्टडी के बारे में। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है नॉर्सेट के अंदर कि जो नॉन नर्सिंग अपना पोर्शन होता है, यानी कि जो मैथ, रीजनिंग और जीके वाला, वो उसको अपन कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट है इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहला पॉइंट था अपना यहाँ पे कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि आप 70 डेज के अंदर अपना टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाना मतलब आपको जितने भी डे है उनको सब्जेक्ट के अंदर क्या करना है, डिवाइडेड करना है। यानी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट होते हैं अपने नॉर्सेट के रिकॉर्डिंग, जैसे मैं अगर बात करूं मेडिकल सर्जिकल अपना फंडामेंटल है, पीडियाट्रिक्स है, ओबीजी है, साइकेट्रिक है, कम्युनिटी हेल्थ है, रिसर्च है, न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि भाई आपको कौन से सब्जेक्ट को कितने दिन देने हैं 70 डे के अंदर, तो अप्रोक्सीमेट आप मेडिकल सर्जिकल के लिए 10 डेज, ठीक है।
और फंडामेंटल के लिए 5 डेज। आज से ही आप अगर प्लान बना रहे हो तो आप अपने एक पास में एक कॉपी और रजिस्टर ले लीजिए, पेन, उसके साथ में आप लिख लीजिए कि मेरे को 10 डे के अंदर मेरे को MSN को कंप्लीट करना है। देन 5 डे के अंदर फंडामेंटल, 2 डेज के अंदर पीडियाट्रिक्स, 3 दिन में अपना OBG, और 3 डे के अंदर साइकेट्रिक एंड साइकोलॉजी, और 3 डे मैंने यहाँ पे दिए हैं अपने कम्युनिटी के लिए, और 3 दिन मैंने दिए हैं रिसर्च और मैनेजमेंट के लिए, और 2 दिन दिए मैंने न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए, और 2 दिन दिए मैंने सोशियोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी के लिए, 3 दिन दिए मैंने फार्माकोलॉजी के लिए, और 3 दिन मैंने दिए हैं इमरजेंसी, ICU और OT का जो टॉपिक है उसके लिए। और आप मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है कि इसके अलावा 1 डे आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, है ना। तो ये इसको सारे को मिला के आपके हो रहे हैं 40 डेज, यानी कि 40 डेज के अंदर आपको अप्रोक्सीमेट नॉर्सेट का एक बार पूरा का पूरा सिलेबस को क्या करना है, एक बार पूरा का पूरा कवर करना है। उसके बाद में पीछे आपके रिमेनिंग रह गए 30 डेज, और उन 30 डेज के अंदर आपको 2 बार रिवीजन करना है, यानी कि एक बार 20 डेज के अंदर वापस उसको रिवाइज करना है, और 10 डेज के अंदर वापस लास्ट के जो 10 डेज हैं उसके अंदर भी आपको क्या करना है, उसको एक बार वापस उस सिलेबस को क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है। इसके अलावा आपको पर डे 1 घंटा आपको मैथ, रीजनिंग और GK के लिए आपको पर डे निकालना पड़ेगा। तो ये था आपका 70 डेज का प्लान कि 70 डेज के अंदर आपको कैसे अपने सब्जेक्ट को कैटेगराइज करना है अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि अगर आप पढ़ रहे हो और तैयारी कर रहे हो तो कौन कौन सी बुक आपको रेफर करनी चाहिए। बेस्ट बुक के बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। मैं आपको बुक सजेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, यदि आप बेसिक्स से पढ़ रहे हो, तो मैं आपको बुक एडवाइज करूंगा PR यादव की थ्योरी। सबसे पहले बेसिक्स के लिए कम से कम उसको 2 बार जरूर पढ़े PR यादव को। उसके बाद में आप अपना PR यादव के MCQ, उसके बाद में मैं टारगेट हाई और एनक्लेक्स की बुक, सौंदर्स की और मॉस्बी की। ठीक है। एनक्लेक्स और मॉस्बी प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आपके सॉल्व करने के अंदर बहुत ही हेल्प करेगी, लेकिन एनक्लेक्स और मॉस्बी बुक को पढ़ने से पहले एक बार आप PR यादव और टारगेट हाई बुक को पहले जरूर पढ़ें, क्योंकि आपका बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं कि बुक्स के साथ साथ में आप किसी भी एक कोचिंग के नोट्स प्रेफर कर सकते हो। जो भी आप जहां से भी आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो, जो भी कोचिंग है, ठीक है, जिस भी कोचिंग से आप अपना स्टडी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, उस कोचिंग के आप नोट्स प्रिपेयर करें। आपको इससे ज्यादा कुछ भी इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने ज्यादा आप कंटेंट आप प्रिफेयर करोगे उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो आप सिलेक्टेड कंटेंट को रखें, यानी कि PR यादव की बुक, टारगेट हाई, एनक्लेक्स, एंड जिस भी कोचिंग के आपके पास नोट्स है उसी कोचिंग के नोट्स को एग्जाम से पहले कम से कम 2 से 3 बार जरूर रिवीजन करें। एक बार पढ़ने से आपका कुछ भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो बिफोर एग्जाम आप 2 से 3 बार नोट्स को रिवीजन जरूर करें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में था कि अपन को कितने घंटे का पढ़ाई करना चाहिए, कितने घंटा का स्टडी के लिए टाइम देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आप ओनली स्टडी कर रहे हो, कोई भी जॉब नहीं कर रहे हो, तो कम से कम 8 से 10 घंटे, यदि आप फ्रेशर हो, आपका पहला या दूसरा या तीसरा एग्जाम है, तो आपको कम से कम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको पर डे 2 आवर्स आपको सिर्फ MCQ पे देने पड़ेंगे। यानी कि यदि आप फ्रेशर्स हो, आपने पहला या दूसरा नॉट है आपका, तो आपको पर डे मिनिमम 500 तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। पर 500 MCQ डेली प्रैक्टिस करनी। इसके साथ में आप यदि एनक्लेक्स या मॉस्बी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मिनिमम 50 से 100 पर डे आपको MCQ प्रैक्टिस होनी चाहिए। इन्हीं प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जब करोगे तब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट में आप अपन ने डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग कैसे इंप्रूव होती है। तो जब तक आप MCQ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका ये सारी चीजें क्लियर होने वाली नहीं है। आपकी थ्योरी कितनी कंप्लीट हुई है, कितनी कंप्लीट बाकी रह गई है, ये सारा आपकी MCQ की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा ना। ठीक। यदि आप मान लीजिए जॉब कर रहे हो या ऑलरेडी आपने 5-7 एग्जाम दे रखे, तो मिनिमम आपको 4 से 5 घंटे पर डे आपको थ्योरी को देना है, और पर डे 1 to 2 आवर आपको MCQ प्रैक्टिस। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि आप मान लीजिए कोई बोलता है कि आपके सिलेक्शन के अंदर आपका कोचिंग करना जरूरी है या नहीं है, तो मैं आपको एडवाइज करूंगा कि यदि आपने अभी तक एक बार भी कोचिंग नहीं करी है तो एक बार जरूर कोचिंग ले, कहीं से भी ले। ऐसा नहीं है कि कोचिंग से ही सिलेक्शन होता है,
लेकिन आपका कोचिंग से आपके सिलेक्शन का जो रेशियो है, परसेंटेज है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, आपके सिलेक्शन के अंदर 30 से 35% जो रोल होता है वो कोचिंग का होता है, क्योंकि कोचिंग के साथ आपकी सेल्फ स्टडी, आपके मॉक टेस्ट, ठीक है, वहाँ का मोटिवेशन, वहाँ का आपको पता चलता है कि मेरे को क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अब वहाँ पे आपको कंपटीशन का पता चलता है कि कितने लोगों के बीच में मेरी क्या रैंक आ रही है ना। तो इससे आपका ये भी एक चीज इंप्रूवमेंट हो जाएगी कि आपको वहाँ पे सिलेक्शन के जो चांस है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, कौन सी कोचिंग बेस्ट है ये मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि सारी कोचिंगें बेस्ट होती है। ठीक है, आपका कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होता है, आपका आपका जो सेल्फ स्टडी है, आपका जो कैचिंग पावर होता है, समझने का तरीका होता है, पढ़ने का तरीका, उस पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद में एक और पॉइंट है अपना कि हाउ टू इम्प्रूव नेगेटिव मार्किंग। मान लीजिए कोई कैंडिडेट से उसने 10 से 15 बार एग्जाम दे दिए, लेकिन वो हमेशा वो आते हुए क्वेश्चन गलत करके आता है, उसके नेगेटिव मार्किंग इतनी हो जाती है कि वो सिलेक्शन से काफ़ी बार रह जाता है या हर बार रह जाता है। तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले यहाँ पे एक मैं वर्ड देना चाहूंगा, स्टूडेंट एरर्स, यानी कि जो अपन स्टूडेंट एरर यानी कि जो मिस्टेक्स करते हैं वो आप वही मिस्टेक्स हर एग्जाम में करते आ रहे हो। तो आप एक पेपर पे आप अपनी गलतियों को एनलिस्ट करें, उसके अंदर आप लिखें कि मैं हर एग्जाम में जो मिस्टेक्स करके आ रहा हूँ उस पर आप काम करें। और इसके अंदर मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूंगा कि यदि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, देन आप कभी भी इजी क्वेश्चन को देके कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, और हार्ड क्वेश्चन को देके कभी भी होपलेस ना हो। सबसे पहले क्वेश्चंस को सबसे पहले केयरफुली रीड करना है, क्वेश्चंस को मिनिमम 2 बार पढ़ें। और हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि क्वेश्चंस को कभी भी आंसर करने से पहले मिनिमम क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ें, उसके बाद में चारों ऑप्शंस को पढ़ें। चारों ऑप्शंस के बाद में यदि आपको लगता है तो आप एलिमिनेट करना चाहिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना चाहिए कि ये तो आंसर नहीं हो सकता, देन लास्ट में आप उस आंसर को सिलेक्ट करें। इसी तरीके से आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो इम्प्रूव होगी, और उसके लिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जहां से भी आप कर सकते हो, बुक से कर सकते हो, टेस्ट सीरीज से कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा मैं बात करता हूं कि नेक्स्ट है अपना सेल्फ नोट्स, है ना। सेल्फ नोट्स, तो जब भी आप कोई ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हो या कुछ भी एनक्लेक्स पढ़ रहे हो, मौसमी पढ़ रहे हो, कुछ भी टारगेट है पढ़ रहे हो, और आपको कुछ लगता है कि मेरे को कुछ नया कंटेंट है या कुछ नया अपडेट है, कुछ भी नया आपको लगता है या कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है, तो आप अपनी एक खुद का एक सेल्फ नोट्स का रजिस्टर तैयार रखें, उसके अंदर आपको नोट्स बनाए रखें। और जैसे ही आपका वो टॉपिक कंप्लीट होता है या क्लास कंप्लीट होती है, तो क्लास कंप्लीट के बाद में उस नोट्स को आप एक बार जरूर पढ़ें। ठीक है, और उसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इसके अलावा जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं ना, लेटेस्ट गाइडलाइन होती है, उन सारों को आप क्या करें, सेल्फ नोट्स के अंदर इंक्लूड करें। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंग्स रहती है अपने क्या बोलते हैं नॉर्थ सेट के अंदर, जो 20% पोर्शन होता है वो होता है अपना नॉन नर्सिंग का। तो उसके अंदर मैं बात करूं तो उसके अंदर एक दो तीन चीजें होती है, मैथ, रीजनिंग और जीके के साथ में करंट अफेयर। तो आप डेली आधा घंटा या 1 घंटा आप न्यूज़पेपर पढ़ें, करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ें। और मैथ के लिए आपको 5 से 8 क्लास तक की मैथ को रेफर करें। ठीक है, डेली का एक टॉपिक सिलेक्ट करके, क्योंकि जो नॉर्थ सेट के अंदर जो मैथ रीजनिंग आती है उसका कोई ज़्यादा हाई लेवल नहीं होता है, नॉर्मल बेसिक्स, जो परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, है ना, जो नॉर्मल बेसिक सवाल होते हैं वो पूछे जाते हैं, जो 5 से 8 तक की क्लास तक के होते हैं। ठीक है, तो आप कम से कम डेली उसको एक टॉपिक को आप क्या करें, उसको सॉल्व करें। रीजनिंग के लिए आप यूट्यूब चैनल को आप यूट्यूब पे बहुत सारे आपको नए नए चैनल्स मिलेंगे जहाँ पे आपको रीजनिंग को सॉल्व कराया जाता है। करंट अफेयर के लिए आप यूट्यूब का ही इस्तेमाल कर सकते हो, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ में मैं आपको और एक एडवाइस करूंगा कि लास्ट के जब 5 एग्जाम के जो 2 से 5 दिन रह जाए, तब आप एक बार एम्स के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको एक बार जरूर पढ़ें, जरूर सॉल्व करें। प्रीवियस पेपर एम्स दिल्ली का जो पैटर्न होता है उसमें 20%, 15 से 20% ऐसा होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। बाकी हर बार वो उन्हीं क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश करता है, क्योंकि उसके पास एक कंटेंट होता है, लिमिटेड कंटेंट, उसी क्वेश्चंस को वो आपके सामने रखता है। तो आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनको एक बार जरूर पढ़े, एग्जाम से पहले एक बार क्या 2 बार जरूर पढ़े, ताकि आपको पता चले कि एम्स के जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो क्या होता है, कहाँ क्वेश्चन में वो कहाँ पे आपको फंसाना चाहता है, कहाँ पे
एम्स को पता है कि कहाँ पे स्टूडेंट गलती करने के ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। तो ये सारी आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर जो सॉल्व करोगे उसको देख के आपको लगेगा कि मैं कहाँ, मेरा क्या लेवल होता है, मेरे को पढ़ाई का क्या लेवल होना चाहिए, मेरे कितना तैयारी हो रही है, ठीक है। तो इसी के साथ में ये सारा था आज की वीडियो के अंदर। सो इसी के साथ में अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए यदि आप नॉर्थ सेट की तैयारी कर रहे हैं और नॉर्थ सेट के लिए किसी बेस्ट टेस्ट सीरीज आप सर्च कर रहे हैं तो हमारे नर्स लाइफ एकेडमी के प्ले स्टोर के एप्लीकेशन पे आपको नॉर्थ सेट के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बहुत ही वैल्यूबल डिस्काउंट के अंदर, और आप वहां से परचेज कर सकते हो। ऑल नर्सिंग के कंटेंट अवेलेबल है, नॉन नर्सिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ सारा नॉन नर्सिंग मटेरियल भी अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको वहां से पसंद आता है तो आप वहां से परचेज कर सकते हो टेस्ट सीरीज को। इस यदि आपको कोचिंग के लिए ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर की जरूरत है तो वो भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू सभी को वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप कमेंट करके बताएं यदि आपका कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अवेलेबल रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच।